ओम शरण दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में अजमेर के चौहान के बारे में बताया था और अजमेर के चौहान के बारे में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा की थी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म 1166 में गुजरात के अहिलवापाटन नामक स्थान पर हुआ था। छोटी सी उम्र में ही पिता का देहांत हो गया था और जिसका लालन पालन इसकी मां कपूरी देवी ने किया था। आपको उसकी नीति के बारे में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो नीति थी वो दिग्विजय की नीति थी। और दिग्विजय का मेरे दोस्तों मतलब होता है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को अपनी ओर मिलाना। इसकी उपाधि की बात करूं तो रायपिथोरा और दलपंगुल इसकी उपाधि थी। रायपिथोरा और दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। मेरे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड दिग्विजय नीति के तहत अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित कर दिया। बात करूं गुजरात के एक शासक था जिसका नाम था भीम सिंह सेकंड, उसे भी पराजित कर दिया। और गुड़गांव नामक युद्ध के अंदर एक जाति थी जिसका नाम था भंडारक जाति। उस जाति का भी सर्वनाश पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा किया गया। लेकिन जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा ज्यादा हो जाती है तो वह व्यक्ति कुछ न कुछ ऊटपटांग कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड इसी बलबूते पर कन्नौज का एक शासक था और जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था संयुक्ता। संयुक्ता को उसके घर से पृथ्वीराज चौहान थर्ड उठा लाया और गंदौर में ले जाकर उसके साथ शादी कर ली। इस बात का पता मोहम्मद गौरी को पता चला तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर आक्रमण करने की सोची। लेकिन आपको बता दो, मोहम्मद गौरी की भारत के अंदर जो पहली हार हुई थी वो 1178 में मुल्कराज सेकंड के साथ हुई थी। मुल्कराज सेकंड जिसकी मां का नाम था नायका देवी और इस युद्ध का नाम था आबू अहिलवाड़ का युद्ध। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की पहली हार हुई थी। लेकिन मोहम्मद गौरी की जो दूसरी हार थी वो त्राइन के प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। देखिए त्राइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम था साहुद्दीन गौरी और ये रहने वाला था गजनी। और गजनी मेरे दोस्तों पड़ता है अफगानिस्तान। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है और मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो था साहुद्दीन गौरी। साहुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 1191 में एक स्थान था जिसका नाम था तराइन। और तराइन मेरे दोस्त पड़ता है करनाल के पास और करनाल पड़ता है हरियाणा में। करनाल हरियाणा के पास तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ ही उसके सेनापति जिसका नाम था भवनमल और इसके दिल्ली के गवर्नर थे। दिल्ली का एक गवर्नर था जिसका नाम था गोविंदराज। इन दोनों के बीच में त्राइन के मैदान में युद्ध होता है जिसमें गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी के ऊपर तेज से हमला किया और जिसमें मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है और अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। जो ही मोहम्मद गौरी घायल हुआ
तभी मुगल सेना में हाहाकार मच गया और मुगल सेना मोहम्मद गोरी को वहां से लेकर चली गई, क्योंकि मोहम्मद गोरी को पता था कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड से अगर हार मिल गई, अगर अपन इसी युद्ध भूमि में डटे रहे तो पृथ्वीराज चौहान अपन को मार देगा। और पृथ्वीराज चौहान से डरकर मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान से भाग गए। कुछ समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराने की योजना बनाने लगे, परंतु पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो नई नई शादी हुई थी संयोगता के साथ, वह उसके प्यार और प्रसंग में मोहित हो गया। गोविंदराज ने कहा कि मोहम्मद गोरी फिर आपके ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने कहा कि पिछली बार बगैर योजना के अपन मोहम्मद गोरी को हरा सकते हैं, अब तो अपन के पास कुशल सैनिक हैं, सब कुछ कुशल है, अब की बार अगर मोहम्मद गोरी आएगा उसे जिंदा वापस नहीं लौटने देंगे। क्योंकि मोहम्मद गोरी को पता था अगर पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गया तो वो तो उसका हिंदुस्तान है, मतलब वह उसी राज्य का राजा है, वह चला जाएगा। अगर मोहम्मद गोरी हार गया तो गजनी बहुत दूर है, वहां तक जिंदा नहीं जा सकता था। मोहम्मद गोरी 1 साल बाद पूरी युद्ध की प्लान के साथ फिर हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया। जब हिंदुस्तान में प्रवेश किया, यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई कि मोहम्मद गोरी युद्ध के मकसद से हिंदुस्तान में आ गया है। तभी मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति किया। मोहम्मद गोरी को पता था अगर बगैर छल पृथ्वीराज चौहान थर्ड के ऊपर आक्रमण किया तो अपनी हार निश्चित है, और अपना देश गजनी पर बहुत दूर है, हारने के बाद भागने भी नहीं देगा। इसलिए मोहम्मद गोरी ने एक बड़ी कूटनीति का प्रयोग किया। बात है 1 वर्ष बाद 1192 में वही मैदान, तराइन का मैदान, वही करनाल, वही हरियाणा में 1 वर्ष बाद फिर मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग किया। और कूटनीति के प्रयोग में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कवाद उल मुल्क। मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापति कवाद उल मुल्क से कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान के पास जाइए और उसके पास जाकर ये संधि का संदेश पृथ्वीराज चौहान थर्ड को दीजिए, क्योंकि हम युद्ध के मकसद से हिंदुस्तान में नहीं आए हैं, हम आपस में संधि करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, जब कवाद उल मुल्क पृथ्वीराज चौहान के पास गया तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने उस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तराइन के मैदान में आगने का आग्रह स्वीकार किया। अगले दिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपनी थोड़ी सी सेना के साथ तराइन के मैदान में चला जाता है और उस दूसरी साइड से मोहम्मद गोरी अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है। बताया जाता है, कुछ इतिहासकार यह चीज भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच दिन के अंदर संधि हो गई, परंतु रात का समय हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की सेना ऐश और आराम करके सो गई। सुबह का वक्त हुआ, पूरी सेना नित्य दिन क्रिया में बिजी थी। तभी पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने सो रहा था, तभी मोहम्मद गोरी ने पूरी सेना के ऊपर आक्रमण करवा दिया, जिसमें सारी सेना मारी गई। पृथ्वीराज चौहान, बताया जाता है कि तराइन के मैदान से भागकर सिरसा के पास मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि
मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बंदी बनाने के बाद 2 वर्ष तक अपने अधीन रहकर कार्य करवाया, परंतु ये असत्य है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को अपने साथ ले गया और अपने साथ गजनी ले गया, परंतु इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ धोखा हुआ, परंतु इस युद्ध में विजय किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार हुई। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, और त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर गया, और कहां लेकर गया? वो गजनी लेकर गया। और गजनी कहां पड़ती है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गजनी, अफगानिस्तान लेकर गया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के द्वारा दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, दोनों आंखें को फोड़ दिया। मेरे दोस्तों, यह बात पृथ्वीराज चौहान थर्ड के एक दोस्त था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और चंद्रवरदाई एक था जन्म और एक था मर्त्य। वो कैसे? देखिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और चंद्रवरदाई का एक था जन्म यानी एक था मृत्यु, एक साथ जन्म हुआ और एक साथ मृत्यु हुई। वो कैसी हुई? आपको पता होगा कि चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था और जिसका ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो, परंतु इस ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज रासो का कंप्लीट चंद्रवरदाई के द्वारा नहीं किया गया। इस ग्रंथ को कंप्लीट चंद्रवरदाई के पुत्र था जिसका नाम है जलहन। जलहन के द्वारा इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना को पूर्ण किया गया और चंद्रवरदाई यह ग्रंथ सौंपकर अपने पुत्र को गजनी चला गया और गजनी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बचाने के लिए गया। बताया जाता है कि चंद्रवरदाई यहीं से चला गया और जाने के बाद मोहम्मद गोरी से मिला और मोहम्मद गोरी से कहा कि मैं एक बार हिंदुस्तान घूमने के लिए गया था और हिंदुस्तान का जो चौहान शासक आपके पास बंदी है उसके बारे में मैंने पूरे हिंदुस्तान में चर्चा सुनी थी कि यह जो शासक है ये एक मामूली शासक नहीं है, यह शब्द वेदी बाण चलाना जानता है। मतलब शब्द वैनिक का मतलब होता है कि आवाज के ऊपर बाण चलाना जानता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की यह प्रशंसा सुनकर मोहम्मद गोरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहम्मद गोरी ने कहा कि कोई आवाज के ऊपर भी बाण चला सकता है? चंद्रवरदाई ने कहा कि हाँ महाराज, आवाज के ऊपर भी बाण चला सकता है। मोहम्मद गोरी ने कहा कि कल दरबार लगाया जाएगा और दरबार में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पेश करना और उसकी जो कुशलता है उसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन चंद्रवरदाई कहता है कि महाराज, मैं पहले पृथ्वीराज चौहान थर्ड से मिलना चाहता हूं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड से मिलता है और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड को सभी बातें बता देता है। अगले दिन चंद्रवरदाई पृथ्वीराज दरबार के अंदर पेश होते हैं। ऊपर सिंहासन के ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। मोहम्मद गोरी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की हथकड़ियां को खोल दिया जाए और इसे धनुष बाण दे दिया जाए और उन्हें धनुष बाण चलाने का आदेश दिया जाए। सैनिकों ने जब आदेश दिया तो चंद्रवरदाई ने कहा कि महाराज, ये राजा है और राजा सिर्फ राजा की ही बात मानता है, ये सैनिकों की बात नहीं मानेगा। अगर आप कहो तो भी ये धनुष बाण चलाएगा। मेरे दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने धनुष बाण चलाने का आदेश दिया। तभी चंद्रवरदाई ने उसी समय एक युक्ति पढ़ी थी और वही युक्ति चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध हो गई। उसमें कहा गया था, 4 वास 24 गज अमोल अष्ट परमाण तय ऊपर बैठो सुल्तान मत चौको चौहान। इतने सुनते ही
पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अपने तीर और बाण से मोहम्मद घोरी को मार दिया। मोहम्मद घोरी सिंहासन से नीचे गिर गए। तभी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज थर्ड को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रबरदाई ने सबसे पहले तो कटार से पृथ्वीराज की हत्या कर दी और बाद में स्वयं की हत्या कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और चंद्रबरदाई के बारे में एक था जन्म, एक था मृत्यु। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहा, लेकिन 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज हार गया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की अगर समाधि की बात करूं तो इसकी समाधि बनी हुई है गजनी, और गजनी है अफगानिस्तान में। देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड अच्छा कुशल शासक तो था ही, उसी के साथ साथ अच्छा निर्माता भी था। देखिए कुशल शासक का मतलब है कि उसने अपने आस पड़ोस के जितने भी राजाओं थे सभी से दुश्मनी पैदा कर ली थी। और अच्छा निर्माता कैसे है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दिल्ली के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दुर्ग का नाम था पिथौरागढ़। इस पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा करवाया गया। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने अजमेर के अंदर एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की, और जिसके अध्यक्ष थे पद्मनाभ। देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद राय। गोविंद राय बताया जाता है कि जब 1192 में मोहम्मद घोरी इसे बंदी बनाकर गजनी ले गए, तभी अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंद राय को 1192 से लेकर 1194 तक सौंप के गए थे। देखिए 1192 से 1194 तक अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंद राय को सौंपा था, और 1194 के बाद अजमेर का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर के अंदर संस्कृत की पाठशाला जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, उस पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का क्या बनवाया था? झोपड़ा, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं, और जहां पर पंजाब संत की याद में 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उसी का निर्माण 1194 के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर का कार्यभार संभाला तब करवाया था। देखिए दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और अजमेर में कला साहित्य विभाग का भी निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। इन विद्वानों ने, जैसे अभी मैंने बताया था, इसका जो प्रमुख विद्वान था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था वो था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं जयनायक भट्ट, जिसने लिखा था पृथ्वीराज विजय। देखिए उसके बाद इसके दरबार में अनेक और विद्वान थे, जिसका नाम था, एक का नाम था विद्याधर, जनार्दन, विश्वरूप, नागेश्वर। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में विद्वान रहते थे, और जो सबसे प्रसिद्ध विद्वान बताया जाता है वो चंद्रबरदाई है। ठीक है, जयनायक भट्ट, विद्याधर, जनार्दन, विश्वरूप और नागेश्वर इसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे। देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में
एक संत जो हिंदुस्तान में पधारे थे, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और जिसकी दरगाह अजमेर के अंदर है, जिसकी दरगाह अजमेर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर पृथ्वीराज चौहान III के शासनकाल में आए, परंतु मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान III के शासनकाल में कौन सा संत भारत में आया, तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और किसके साथ वो भारत में आया, वो है मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आया। धन्यवाद।